हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं ऐसे ही एक गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है रानी बेटी राज करेगी। अब तक आपने सुना शमा का ससुराल वालों के साथ साथ उसकी तनवीर से भी अच्छी नहीं निभ रही है। करीम साहब के इलाज के लिए शमा अपनी माँ से दुकान को कॉन्ट्रैक्ट में लगाने की बात करती है। जब शमा की माँ को यह एहसास होता है कि शमा अपने मायके आने से कतरा रही है तो वो शमा के ससुराल वालों को बाकायदा दावत देके अपनी घर बुलाती हैं। शमा अपनी माँ से बातचीत के दौरान बताती है कि उसके ससुराल वालों के सोचने का ढंग उसके घर से बिल्कुल जुदा है। अब आगे। अब शमा को अपने ससुराल में रसोई घर की भी जिम्मेदारी पूरी तरह से मिल चुकी थी और बहुओं के मुकाबले शमा की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। पूछने पर जवाब मिला कि बाकी दो बहुएं इस घर को चलाने में मदद करती हैं, सो उनसे मुकाबला करना छोड़ दो। शमा अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रही थी, वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वर्किंग वुमन ना होने से उसे ये सजा मिल रही है। शमा एक दिन जब अपने किचन में काम कर रही थी तो उसकी सास ने रूखेपन से कहा, शमा, गुज़श्ते महीने तेल 1 लीटर ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। सालन और सब्जी में तेल थोड़ा कम दिया करो। ज्यादा तेल सेहत के लिए ठीक नहीं है। शमा का तो दिल चाहा कि वो भी कह दे कि नाश्ते में आप लोगों को ही पराठे और पूड़ियां खाने का दिल करता है, कहिए तो उसे भी पानी से तल दूं। लेकिन वो खामोशी से सुनती रही। जब खाना पका के फारिग हुई तो अपने कमरे में गई और चुपके से जोजो के सामने जाकर कहने लगी, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी, खट्टासीन बुढ़िया। ये कहकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी आंखें जोजो की आवाज से खुल गईं। जोजो शमा की ही कही बात को दोहरा रहा था, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। शमा जोजो की आवाज से घबरा गई और फौरन अपने दरवाजे को बंद किया ताकि आवाज बाहर ना जाए। शाम के वक्त जब तनवीर कमरे में आया तो उसका मूड कुछ ऑफ था। शमा ने धीरे से पूछा, चाय पियेंगे, चाय ला दूं? तनवीर खामोश रहा। शमा ने फिर से कहा, मूड कुछ ऑफ मालूम हो रहा है, क्या बात है? तनवीर ने सख्त लहजे में कहा, तुमने आज अम्मी को क्या बोला? मैंने कुछ नहीं। शमा समझ गई कि शायद जोजो की आवाज उनके सास के कान तक पहुंच गई थी। शर्म, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तनवीर ने बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। शमा ने भी इस दफा तय कर लिया था कि वो भी चुप नहीं रहेगी। तनवीर, मैंने तो सिर्फ अकेले में क्या? मेरे और मेरे घर वालों को गालियां देती फिरो? हम लोग इंसान नहीं हैवान हैं, यही ना? और तुम बड़ी मजलूम हो। तनवीर, मेरे साथ हमेशा इस घर में नाइंसाफी हुई है। आपने कब मेरा साथ दिया? क्या नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे अभी। क्या आपको नहीं पता इस घर में क्या होता है? क्या होता है इस घर में? आज मुझे सब सुनना है। हर एक बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तेल ज्यादा खर्च हो जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार। टेलीफोन का बिल कुछ ज्यादा आ जाए तो मैं जिम्मेदार। और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि आपकी वकालत नहीं चल रही है, उसके लिए मेरी किस्मत जिम्मेदार। इस 1 साल में मैंने क्या कुछ नहीं सुना। अगर आप लोगों को वर्किंग वुमेन चाहिए थी तो इस रिश्ते के लिए क्यों हामी भरी? हमारे घर वालों ने तो कुछ भी नहीं छुपाया था। कौन कहता है कि कुछ नहीं छुपाया था? ये लंबी तेज तरार जुबान, इसके बारे में तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं बताया था। तनवीर ने सख्त लहजे में कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपके घर वालों को इतना बुरा लग रहा है? तुम्हें कैसे समझ में आएगा ये सब? तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है। उसी परवरिश की वजह से मैंने हर कुछ बर्दाश्त किया है, वरना ये घर तो मुझे काटने को दौड़ता है। ये घर कोई कैदखाने से कम नहीं है। जोजो ने फिर से आखिरी जुमला दोहराना शुरू कर दिया, कैदखाने से कम नहीं है, कैदखाने से कम नहीं है, कैदखाने से कम नहीं है। यह सुनना था कि तनवीर आपे से बाहर हो गया। वो फौरन उठा और तोता के पिंजरे के पास लपका और कहा, दिल तो करता है कि इसकी गर्दन अभी मरोड़ दूं। शमा फौरन पिंजरे को तनवीर के हाथ से छीनते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। इस तोते ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आप उसकी जान ले लें। वाह, तोते के लिए इतना प्यार और शौहर की कोई इज्जत नहीं, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां पिछले 1 साल से उठा रहा है। माफ कीजिएगा, इस घर में रहना और 2 वक्त का खाना को जिम्मेदारी नहीं कहते। एक लड़की के और भी हकूक होते हैं तनवीर साहब, आप उसमें चूक गए। ओह, तो फिर रुकी क्यों हो इस घर में? सुन लो एक बात कान खोलकर, तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना तुम अपने घर हमेशा के लिए जा सकती हो। और हाँ, इस तोते को भी साथ ले जाना। कल कोर्ट से आने के बाद न मैं तुम्हें और न मैं इस तोते को देखना चाहता हूं। शमा सारी रात रोती रही, लेकिन
एक बार भी तनवीर ने मनाने की कोशिश नहीं की। इस तरह की तकरार कई दफ़ा दोनों के बीच में हुई तो थी, लेकिन गुज़श्ता कल जो कुछ हुआ वो 1 साल के अंदर कभी भी नहीं हुआ था। शमा ने भी सोच लिया था कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगी या घर पे ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन इस कैद खाने में और नहीं रहेगी। आज सुबह तनवीर वक्त से पहले ही बिना नाश्ता किए कोर्ट के लिए निकल पड़ा। शमा भी खामोश रही और जो गहने उसके पास थे उसने अपने हैंडबैग में रख लिया। जोजो की पिंजड़े का दरवाज़ा आहिस्ता से खोल कर कहा, जोजो तू भी आज से आज़ाद है, जा कहीं और अपनी दुनिया बसा ले। जोजो को आसमान में उड़ते देखकर उसमें थोड़ी ताकत आ गई और दबे कदमों से घर से बाहर आ गई। आज वो खुद को उस कैदी की मानंद महसूस कर रही थी जिसकी सज़ा ख़त्म हो गई हो और वो फिर से अपने दुनिया में वापस जा रहा। सारा रास्ता वो यही सोच रही थी कि घर पहुंचकर अपने घर वालों को कैसे बताएगी ये सब कुछ। बहरहाल कुछ देर बाद घर पहुंची। घर का माहौल कुछ अजीब सा लगा। शमा को देखते ही उसकी मां ने घबराते हुए पूछा, तुझे किसने खबर की? मैंने तो इन लोगों को मना किया था, मुझे पता था कि मालूम होते ही वो यहां आ जाएगी। बेटा अभी तुम्हारे अब्बू ठीक हैं। शमा के जहन में अचानक बहुत सारी बातें एक साथ गर्दिश करने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी मां ने कहा, मुश्ताक भाई, शाहिद और कमाल सभी लोग अस्पताल में ही हैं। तुम्हारे अब्बू पहले से बेहतर हैं। क्या हुआ था अब्बू को? डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें फिर दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन अम्मी, अब्बू तो दवाइयां वक्त से ले रहे थे ना? फिर दवाइयां लेने से क्या होगा, हर वक्त सोच में डूबे रहते हैं। मैंने कई बार समझाया कि जैसे शमा का घर बसा है वैसे अल्लाह ने चाहा तो बाकी दोनों बेटियों का भी घर जरूर बस जाएगा। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? और कुछ दिन की ही तो बात है, शाहिद की भी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। कमाल कंप्यूटर सीख ही रहा है, वो भी कहीं न कहीं मुलाजमत से लग जाएगा। हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शमा का ये सुनना था कि उसे ऐसा लगा कि उसके सारे फैसले गलत हो गए हों। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और उसके आंसू बेकाबू हो गए। इतना परेशान मत हो मेरी बच्ची, जिंदगी है तो ये सब मसले मसाइल भी लगे रहेंगे, उसकी माँ ने शमा को समझाते हुए कहा। वो कुछ देर अपने घर रुकी। जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि अब उसके घर वाले अपनी परेशानियों से मुकाबला कर सकते हैं, तो फिर उसने अपने माँ से इजाज़त लेकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उसकी कोशिश यही थी कि तनवीर के ऊपर कमरे में वापस आने से पहले पहले वो घर वापस पहुंच जाए। जैसे ही ससुराल के गेट तक पहुंची, उसे तनवीर के ऑफिस से उसके हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। शायद तनवीर के दोस्त भी ऑफिस में मौजूद थे। शमा को ऐसा लगा कि तनवीर को कल के झगड़े से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ज़िंदगी में न उसके रवैये में कोई तब्दीली आई हो। वो खुद को सबके नज़र से बचाते हुए अपने कमरे की तरफ लपकी। सोच रही थी कि किसी के पूछने पर यह कह देगी कि कुछ काम से बाजार गई थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसका तोता जोजो पहले से ही बरामदे के रेलिंग पर बैठा था। शमा धीरे से उसके पास गई और कहा, मैं समझ सकती हूँ जोजो, शायद तेरी भी कोई मजबूरी रही होगी, वरना कोई अपनी मर्जी से कैद खाना नहीं चुनता। और उसने पिंजड़े का दरवाज़ा खोला और जोजो की तरफ उसका रुख कर दिया। जोजो आहिस्ते से उस पिंजड़े में दाखिल हो गया। उसने पिंजड़े का दरवाज़ा बंद करके वापस उसे बरामदे में लटका दिया। उसने अपने जेवर अलमारी में वापस अपने ड्रॉयर में रख दिए और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके अपने बिस्तर में लेट गई। कमरे के बाहर मध्यम आवाज में उसकी सिसकियां सुनाई पड़ रही थी। करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करे महलों
तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, रानी बेटी राज करेगी। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी नई कहानी लेकर के आऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।